गुड मॉर्निंग। हम पॉलिटिकल साइंस में यूनिट फर्स्ट का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। कल हमने बात करी थी कि भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, और उसमें हमने बात करी कि जो शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, एकल नागरिकता है। इसके बाद हमने बात की संविधान की सर्वोच्चता है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्रीय व्यवस्थाधिकार में उच्च सदन के रूप में राज्यसभा है। इस प्रकार की कुछ बातें हम संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के रूप में देखते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे तो अगला आधारभूत तत्व के रूप में हम देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में या राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। और हम यहाँ भी जानते हैं कि राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, 31 अक्टूबर 1956 तक इस राज्यपाल के पद की जगह हमारे राज्यों में राज प्रमुख हुआ करते थे। जिसे आपने राज प्रमुख शब्द का प्रयोग देखा होगा संविधान आंदोलन के अंदर या राजस्थान अधिनियम के अंदर कि एक राज्यों के राज प्रमुख होते थे। तो यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 1956 तक चली। इसके बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 में इस राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल शब्द का प्रयोग होने लगा और राज्यपालों की नियुक्ति होने लगी। और आपको ये भी बता दूं कि संविधान संशोधन के बाद एक ऐसी व्यवस्था भी की गई कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए की जाती है, यहाँ भी हमारे भारत की संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राज्यों के प्रमुख के रूप में होती है, परंतु यह कार्य क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। और राज्यपाल के द्वारा राज्यों के शासन के संबंध में कोई भी सूचना होती है वहां केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार के राज्यपाल का पद जो है वह भी हमारे भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व के रूप में देखा गया है। अगला हम आधारभूत अंतिम इसका तत्व या देखेंगे तो वह है एकात्मकता का प्रभुत्व। अर्थात हम देखते हैं कि हमारे केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा एकात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है यह अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कुछ शक्तियां राज्य और केंद्रों के अंदर भी हम देखें तो केंद्र सरकार सर्वप्रमुख होता है, उसको बोलते हैं एकात्मकता का प्रभुत्व। किसके पास होता है, केंद्र के पास। अर्थात किसी भी प्रकार के वामपंथियों द्वारा या किसी प्रकार के देश की अखंडता और एकता को हानि न पहुंचे, इसलिए इस प्रकार का तत्व संघीय शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व के रूप में रखा गया है, जिसको हम बोलेंगे एकात्मकता का प्रभुत्व। जिसमें हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की जो शक्ति होती है वह भी केंद्र के पास होती है। इसके अलावा राज्यों का पुनर्गठन की जो शक्ति होती है वह भी केंद्र के पास होती है। इसके बाद पुनः सीमांकन करना हो किसी राज्य का, राज्य की सीमा संबंधी या पुनः कोई निर्धारण करना हो तो वह शक्ति भी केंद्र के पास होती है। इसके बाद अपन सबसे मोस्ट देखें तो आपातकाल की स्थिति, अर्थात कहीं कभी ऐसी कोई संकटकालीन स्थिति आ जाती है तब भी राज्यों के पास अधिकार न होकर केंद्र के पास अधिकार होता है। और अंतिम रूप में देखें तो जो भी आर्थिक अधिकार है, जो भी फाइनेंस संबंधी जो अधिकार है वह सभी केंद्रों के पास होते हैं। तो इस प्रकार की जो मुख्य बातें केंद्र के पास होना, राज्यों के पास नहीं होके केंद्र पर
को ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा अधिकार प्राप्त होना, यह हमारा एकात्मकता का प्रभुत्व, जिसे हम भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 7 तत्व है, वहां तो आपको भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व के रूप में याद करके इसको एक तरफ रख देना है और ये हमारा एक प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा बात हम करेंगे कि भारत में जब हम यह देखें कि एकात्मकता का प्रभुत्व, अर्थात हम देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था है, भारत में व्यवस्था तो कैसी है, संघीय, परंतु संघीय व्यवस्था होने के बाद भी हम देखते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। ध्यान दें इस बात को कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था है, यानी भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, परंतु अगर सही रूप में देखा जाए, अगर सही मायने में देखा जाए या पूर्ण रूप से देखा जाए, तो भारत की व्यवस्था या भारत की जो शासन व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। जिस प्रकार से अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, उन देशों में जहां संघीय व्यवस्था है और वहां पर जैसी व्यवस्था कर रखी है राज्यों और केंद्रों के बीच, ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं करना, यह भी हमारे लिए कहीं ना कहीं देश की एकता को बनाए रखना, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है कि कहने के लिए तो भारत में संघीय व्यवस्था है, परंतु अगर पूर्ण रूप से उसको संघीय देखें या पूर्ण रूप से हम देखें तो यह पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। तो इसके लिए हमारे सामने क्या क्वेश्चन आएगा कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, क्या वह एकात्मकता से भरपूर है या एकात्मकता का प्रभुत्व रखने वाली है? तो आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं हाँ, कि भारत की संघीय व्यवस्था है परंतु पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात हमारी यह आएगी कि ये एकात्मक लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं, अर्थात हमारे भारत की शासन व्यवस्था के अंदर वे कौन कौन सी बातें हैं जो इसके एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं या एकात्मकता के लक्षण को बताते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था होने के बाद भी इसमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि राज्यों की तुलना में केंद्र को सारे अधिकार प्राप्त होना। कारण तो क्या है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, परंतु एक तरफ अपन संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह संघीय व्यवस्था न होके एकात्मक लक्षण से भरपूर, एकात्मक लक्षण से परिपूर्ण माना जाएगा। तो ऐसा क्यों है? तो अपन देखेंगे सबसे पहला बिंदु, एक संविधान, अर्थात दूसरे देशों में एक से अधिक संविधान के द्वारा संघीय व्यवस्था चलाई जाएगी, परंतु भारत में चाहे वह केंद्र हो चाहे वह राज्य हो, सभी के लिए एक ही संविधान का निर्माण है, एक ही संविधान के नियमों से, कानूनों से, विधियों से पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है, चाहे वह राज्यों की हो चाहे वह केंद्र की हो। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग संविधान निर्माण न करके एक ही संविधान से केंद्र और राज्यों की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो एक ही संविधान होना हमारी एकात्मकता का लक्षण है, जिसमें अपन देखते हैं कि केंद्र के द्वारा संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी बात अपन देखें, अवशिष्ट शक्तियां, अर्थात आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 248 के तहत 248 के तहत हम देखते हैं कि राज्य संघ सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इसके अलावा कुछ ऐसी शक्तियां जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आई है, चाहे वो केंद्र के अंदर या संघ सूची के अंदर, राज्य सूची के अंदर और समवर्ती सूची के अलावा जो अन्य शक्तियां होती हैं, अन्य जो कार्य होते हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। और इन अवशिष्ट शक्तियों को भी अनुच्छेद 248 के तहत किसको प्राप्त हो जाना, केंद्र को प्राप्त होना, यह भी इसका एकात्मक लक्षण माना जाएगा, एकात्मक लक्षण होने पाया होना कहा जाएगा। तीसरी बात करें अपन तो इसके एकात्मक के लक्षण की बात करें तो भारत का संघीय शासन एकात्मकता
एकात्मकता के लक्षण से परिपूर्ण है ऐसा मानना है, तो इसका तीसरा रूप होगा कि संविधान के संशोधन के संबंध में। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन में अधिक से अधिक संशोधन संसद द्वारा ही साधारण बहुमत से क्या होता है, कर लिया जाता है। इसमें राज्यों की सहभागिता बहुत कम होती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर अपन देखते हैं, जब हमने संविधान संशोधन पढ़ा था, कि कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर ही केंद्र और राज्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है, वो भी आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता तो बहुत कम संविधान संशोधन के विषयों के लिए होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन के संबंध में सारे ही महत्वपूर्ण विषय या सबसे अधिक अगर विषय है और उनमें संशोधन करने के जो अधिकार है वो सिर्फ इसको प्राप्त है केंद्र को, अर्थात संसद द्वारा ही साधारण बहुमत से ही संशोधन कर लिए जाते हैं। तो इस लक्षण को भी हम क्या कहेंगे, संविधान संशोधन वाला लक्षण भी हमारा एकात्मकता का लक्षण कहलाएगा। आगे हम देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन, अर्थात हमने देखा अनुच्छेद 248 के तहत कार्यों का विभाजन केंद्र, राज्य और संघ संबंधी सूची के रूप में कर दिया गया। फिर भी अपन देखते हैं कि केंद्र को 97 कार्य अर्थात 97 कार्य, राज्यों को 66 कार्य और वापस केंद्र और राज्यों दोनों को 47 कार्य के रूप में शक्तियां दी जाए। और इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि जो संबंधी सूची के अंतर्गत किसी भी प्रकार का राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो तो ऐसी स्थिति में किसके कानूनों को माना जाता है, केंद्र के कानूनों को मानना। तो इस प्रकार के अधिकार के साथ अपन ऊपर पड़ा अवशिष्ट शक्तियां, इसके अलावा जो शक्तियां केंद्र को प्राप्त है। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन भी हम देखें तो एक तरफ किसके अनुरूप है या किसकी तरफ ज्यादा बात करता है, तो हम देख सकते हैं केंद्र सरकार की ओर ज्यादा बात करता है, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है किसके तुलना में, राज्यों की तुलना में। तो यह भी हमारे एकात्मकता का लक्षण माना जाएगा। और अगला लक्षण देखिए, आप सभी को पता है आपातकालीन शक्तियां, कि जब देश में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 की बात करते हैं, अनुच्छेद 360 की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों ही स्थितियों में यह बाहरी युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के संबंध में, यह है संवैधानिक किसी भी राज्य में संवैधानिक शासन विफल हो जाने की स्थिति है, और यह है कि अगर देश में वित्तीय संकट की स्थिति आ जाए तो ऐसी तीनों स्थितियों में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत पूरे भारत में या भारत के किसी एक भाग में क्या होता है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी किसको प्राप्त है, केंद्र को। और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की शक्तियां का प्रयोग करना, अर्थात ये आपातकालीन शक्तियों का जो प्रयोग अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत क्या होता है, देश में लागू किया जाना, यह भी केंद्र को एक शक्तिशाली रूप प्रदान करता है, एक शक्तिशाली अधिकार के रूप में प्रदान प्राप्त हुआ है। तो यह भी हमारी एकात्मकता के लक्षण के रूप में देखा जाएगा, किसको, जो आपातकालीन शक्तियों का जो प्रयोग केंद्र के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहने के लिए तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, परंतु अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, इसमें एकात्मकता का गुण अधिक है, अर्थात लक्षण अधिक है। अर्थात हम देखेंगे कि यहाँ पर राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। कारण तो क्या है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, किसी प्रकार की ऐसे कोई राज्य विरोधी कार्य हो जाए, किसी प्रकार से कोई भी देश के विघटन करने की बात आ जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है, केंद्र सरकार के द्वारा देश की एकता की बात कही जाती है। इसलिए ऐसा रखा गया है कि एक तरफ तो संघीय शासन व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं, परंतु पूर्ण रूप से देखें तो हमारे देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मकता के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है। जबकि ऐसा दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, वहां पर ऐसा नहीं है। फिर भी हम देखते हैं। और अगला आप देखें तो अपन लक्षण देखेंगे एकल नागरिकता, अर्थात दूसरे देशों में राज्यों की और की देश की दो ही नागरिकता प्राप्त है, परंतु भारत में ऐसा नहीं। भारत में कोई भी राज्य का
व्यक्ति हो उसे राज्य की नागरिकता प्राप्त न होकर इसे मात्र भारत की यानी देश की नागरिकता प्राप्त होना, उसे हम बोलते हैं एकल नागरिकता। तो यह एकल नागरिकता का जो लक्षण है यह भी भारत के एकात्मक लक्षण के रूप में माना जाता है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि केंद्र को राज्य से ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र की राज्य की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली अधिकारों का प्रयोग करता है। और इसके अलावा अगला लक्षण हम देखें तो राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। अर्थात दूसरे देशों में क्या होता है कि जो राज्यसभा जो होती है उसका महत्व ज्यादा है। जैसे अमेरिका में राज्यसभा का नाम है सीनेट और उसमें प्रत्येक राज्य से 2-2, 3-3 प्रतिनिधि का मतलब समान रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। राज्यसभा अर्थात हमारे संसद का उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा के रूप में देखते हैं और इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वह राज्यों से जाते हैं, परंतु भारत में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं इनका जो बंटवारा है वह असमान रूप से हुआ। अर्थात किससे हुआ है, मैंने कल बताया था कि जनसंख्या के आधार पर, अर्थात जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उस राज्य से राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान से कितने जाते हैं, 10। कितने जाते हैं, 10। और लोकसभा में कितने जाते हैं, 25। इस प्रकार से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व माना जाता है। अर्थात यह भी एकात्मकता के लक्षण के रूप में देखते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।